जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर अनअकैडमी पर। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये टॉपिक्स इसलिए कई बार हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। हम जब प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इनको पढ़ते ही हैं, पर सेपरेटली पढ़ने का कारण ये है दोस्तों कि कई बार आप देखते हैं चाहे वो यूपीएससी हो या वो अन्य पीसीएस के एग्जाम्स हो, वहां पर आपसे इनकी शक्तियों से भी सवाल पूछे जाते हैं, जा सकते हैं, आते हैं। जैसे 2022 मेंस में दोस्तों आप लोगों से राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियों से लेकर सवाल आया था। तो अल्टीमेटली अध्यादेश जो शक्ति है वो विधायी शक्तियों में ही मानी जाती है, वो विधायी शक्तियों में यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स में ही आती है, क्योंकि वो कानून बनाने से संबंधित शक्ति है। तो ऐसे में आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको जो जाननी चाहिए, राष्ट्रपति अगर हम बात करें यहाँ पर, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और यहाँ पर जब हम कहते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पद जो है इसके लिए लिखा गया है शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शैल, और शैल का मतलब क्या होता है दोस्तों? शैल का मतलब होता है कि ना तो ये पद कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही ये पद कभी रिक्त होगा, है ना? तो क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। और ऐसे में इसी पद को गणतंत्री व्यवस्था के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि भारत गणतंत्र क्यों है। तो आप देखते हैं कि भाई क्योंकि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो क्या है? वो निर्वाचित है। ये कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान का आर्टिकल 52 बात करता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और शैल का मतलब क्या हुआ? शैल का मतलब हुआ कि ना तो ये पद कभी खत्म हो सकता है, ना ही इस पद को कभी रिक्त हो सकता है या वैकेंट हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों पर हम किसी और सेशन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मूल उद्देश्य है वो है दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आइए फटाफट से पहुंचते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पे और देखते हैं कि क्या है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत सारी पावर्स आती हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, उनकी बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स है, यानी कि इनको आप लोग प्रशासनिक शक्तियाँ भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स है, जिस पर आज हमको चर्चा करनी है। उस विस्तार से, ताकि आपका यदि मेंस से संबंधित कोई सवाल आए या इवन प्रीलिम्स से संबंधित कोई सवाल आए। ये टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि टू द पॉइंट, और बहुत सारा मार्क्स आप इससे गेन करते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। और प्रेसिडेंट से यहाँ पर सवाल आना लगभग लगभग तय होता है। यूपीएससी में पीछे आया भी हुआ है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हो गई या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हो गई, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हो गया, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां या फिर जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां यानी कि अदर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। तो बहुत सारी शक्तियां दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट के पास, और उनमें से एक शक्ति है विधायी शक्ति। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की जब हम बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों की यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में कौन कौन सी पावर्स आती हैं। तो सबसे पहली बात जो दोस्तों यहाँ पर देखनी है आप लोगों की, मैंने अभी आपसे कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं आप लोग, तो राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की। यदि हम बात करें इसकी बात, तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं यानी कि मिलिट्री पावर्स है। राजनयिक शक्तियां हैं यानी कि एक तरीके से डिप्लोमेटिक पावर्स हैं आप लोगों की जो प्रेसिडेंट के पास है। विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स है, इस पर आज हमको चर्चा करनी है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो न्यायिक शक्तियां हैं यानी कि जुडिशियल पावर्स हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर्स है, और अगर बात करें अन्य शक्तियां यानी कि अदर पावर्स है। लेकिन जो हमारा आज टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आइए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं या फिर व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको यहां पर याद दिला दूं, जब हम बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों की, जब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? विधायी शक्तियों की। तो विधायी शक्तियों में आप कहेंगे सर राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है सर। एग्जैक्टली तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के साथ साथ कुछ शक्तियां ऐसी रखता है जो विधायी नेचर की हैं या जो विधायी प्रकृति की हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कार्यपालिका और विधायी का जैसे मूलभूत सिद्धांतों में स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए। मैं फटाफट से आपको रिकॉल कराता हूँ। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के। यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज भी होते हैं आप लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के लिए नो योर पॉलिटी सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें आप लोगों की जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उस पर काम किया जा रहा है। और यकीन मानिए यदि आपने उन फंडामेंटल्स की क्लास को यानी कि उन बेसिक्स क्लासेस को कंप्लीट कर लिया तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत शानदार होने वाली है।
तो मैंने कहा दोस्तों आप लोगों से कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ-साथ कुछ विधायी शक्तियाँ भी रखता है। अभी कार्यपालिका विधायिका क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बारे में आपको चर्चा आपको पहले इसके बारे में हल्की-फुल्की जानकारी होगी। मैं ज़्यादा डीप जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? तो एक होता है शासन के जब अंग की बात करते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कितने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? हाउ मेनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर? तो आप कहेंगे सर शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग कौन-कौन से हैं? तो एक सर विधायिका है, एक सर कार्यपालिका है, एक कौन-सा दोस्तों? एक है आपका एग्जीक्यूटिव और सर एक है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। विधायिका का काम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है दोस्तों? उनको लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है यदि उनमें कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है तो उसका समाधान करना। बड़ा स्पष्ट तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसे आप लोग बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों को पृथक कर दिया गया है। विधायिका से कहा गया है कि भैया आपका काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका से कहा है कि भैया आपका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा दोस्तों न्यायपालिका, इसका काम है यदि उन कानूनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करना, है ना? एक तरीके से डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन करने का काम होता है इसका। दोस्तों, विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उनको लागू करना है। ये बड़ा सिंपल सी बात है जो आप लोग कक्षा छठी 7वीं से पढ़ते आते होंगे सिविक्स की कक्षा में एनसीईआरटी की। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों कि हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि राष्ट्रपति की कानून बनाने से संबंधित शक्तियों की बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। यही मतलब होता है विधायिका का वो। और एट द सेम टाइम मैंने आपसे ये कहा कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और साथ में उसके पास कुछ विधायी शक्तियां होती हैं। मतलब राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं और साथ में उनके पास क्या है? साथ में उनके पास कुछ विधायी शक्तियां हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। तो आज हमको इसी पर चर्चा करनी है कि राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी विधायी शक्तियां या कौन-कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। तो चलिए शुरू करिए। कॉपी को आप लोग आपकी कॉपी खोल लीजिए ताकि आप लोग चीज़ों को लिख सकें। तो सबसे पहली बात दोस्तों अगर हम बात करें विधायी शक्तियों की यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो सबसे पहले आप लिखेंगे और वो क्या है? सत्र को आहूत करना। क्या करना दोस्तों? सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना और सत्र का सत्रावसान करना। ये 2 टर्म आप समझ जाइए। इसके बाद आप बिल्कुल क्लियर तरीके से 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया था, वो आप आसानी से कर पाएंगे। यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स में, यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में। तो दोस्तों सत्र को आहूत करना और सत्र का सत्रावसान करना यानी कि सेशन जो है, सेशन को पता ही होगा आप लोग, आपने पीछे भी क्लासेस काफी सारी करी हैं। सेशन का मतलब होता है दोस्तों जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आकर बैठते हैं और ये आपको पता है कि वर्ष में 3 बार होता है। सत्र 3 बार आते हैं। एक है आपका जिसे कहते हैं बजट सेशन होता है, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और एक होता है विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र होता है। और इन्हीं 3 सत्रों में आप देखते हैं कि भई कानून बनते हैं भारत में क्योंकि विधायिका कार्यवाही आपका संसद की जो 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा, वो इसी समय आकर साथ बैठते हैं। ये चीज़ आपको पता ही है। तो दोस्तों इन सत्रों को, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो आपका विंटर सेशन हो, इन तीनों सेशंस को बुलाने को यानी कि इन्हें बुलाने को कहा जाता है क्या कहना? आहूत करना। तो सेशंस को बुलाने को क्या कहा जाता है? सेशंस को बुलाने को कहा जाता है आहूत करना यानी कि समन करना। टू समन अ सेशन। और इन सेशंस की जब समाप्ति होती है तो इस समाप्ति को भी कौन करता है? इस समाप्ति को भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। समन भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और इसको खत्म करना, अब खत्म करना तो हमने लेमन भाषा का इस्तेमाल कर लिया, जबकि इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है सत्रावसान। तो सेशन को समाप्त करना बोले तो सत्रावसान करना यानी कि प्रोरोगेशन करना। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोरोगेशन। तो बजट सेशन पहले क्या किया जाएगा? समन किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद उसे समाप्त किया जाएगा जिसे कहा जाता है सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अब दोस्तों चाहे वो समन हो चाहे वो प्रोरोगेशन हो, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। यदि हम बात करें मॉनसून सेशन की, उसके बाद मॉनसून सेशन आता है मई आपका मई जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। इसको भी आहूत कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। फिर इसका क्या करेंगे? प्रोरोगेशन करेंगे या फिर सत्रावसान करेंगे। इसके बाद दोस्तों विंटर सेशन आता है यानी कि शीतकालीन सत्र आता है। शीतकालीन सत्र को भी कौन समन करते हैं? तो प्रेसिडेंट। और सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन भी कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट। तो दोस्तों कुल मिला के सत्रों को आहूत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। सत्रों का सत्रावसान कौन करते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति। और ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति को देता है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 85 हमारे प्रेसिडेंट को ये काम सौंपता है कि सेशंस को बुलाना आपका काम है और सेशंस को समाप्त करना यानी कि प्रोरोगेट करना भी आपका ही काम है। तो सबसे पहली जो विधायी शक्ति है वो आपकी क्या होगी दोस्तों? सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना। समन द सेशन, प्रोरोगेट द सेशन। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी शक्ति की, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में दूसरी शक्ति,
दोस्तों यहां पर आप समझेंगे संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा संयुक्त बैठक, या इसी को आप कहते हैं अंग्रेजी में ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना भी दोस्तों किसका काम है? ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना भी राष्ट्रपति का ही काम है। दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? आपको भारत में कानून कैसे बनता है ये तो पता ही होगा। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें भारत में कानून बनने की, तो देखिए संसद में दो सदन है आपके। संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। एक है लोकसभा, एक है दोस्तों राज्यसभा, और दोस्तों एक है प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट इनके द्वारा पास किए गए बिल को, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विधेयक, जब प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किए गए विधेयक को अपनी सहमति देते हैं, तब वो जाकर क्या बनता है? तब वो जाकर एक्ट बनता है, यानी कि कानून बनता है। ठीक है, यानी कि कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का होना जरूरी है। और आपने कहा सर लोकसभा राज्यसभा जो है वो इन सेशंस में, यानी कि इन सत्रों में साथ आकर बैठते हैं। यही बात आपकी हुई है अभी तक। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारत में कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा जरूरी है। या तो लोकसभा कोई बिल लेकर आएगी या राज्यसभा कोई बिल लेकर आएगी। लोकसभा अगर बिल लेकर आएगी तो वो पास होकर कहां जाएगा? वो पास होकर राज्यसभा के पास जाएगा। यदि राज्यसभा कोई बिल लेकर आएगी तो वो पास होकर कहां जाएगा? तो वो लोकसभा के पास जाएगा। और अंततः वो पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास। ये सवाल पूछा गया, एक बार बीपीएससी ने पूछा था कि कोई विधेयक कानून कब बनता है, या कोई विधेयक कोई बिल एक्ट कब बनता है? तो ऑप्शन दिया हुआ था वहां पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात। तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात वो एक्ट बन जाता है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कुछ बिल्स को छोड़ दें तो, कुछ बिल्स को छोड़ दें, उन बिल्स पर हम अलग से चर्चा करेंगे किसी अन्य सत्र में, अन्य सेशन में। यहां पर आप समझिए दोस्तों, यदि किसी सदन के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को, अब मान लेते हैं लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, और ये बिल गया दोस्तों कहां पर? राज्यसभा के पास। पर राज्यसभा ने दोस्तों उस बिल को पास नहीं किया। राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया। प्रेसिडेंट तक तो पहुंचने की बात बहुत अलग हो गई, यहां तो राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया। और ऐसा करते करते 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने तक किसी एक सदन ने दूसरे सदन को बिल को पारित नहीं किया। तो ऐसे में माना जाता है कि क्या हो गया है? ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि डेडलॉक हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? तो डेडलॉक हो गया है, यानी कि गतिरोध हो गया है। हिंदी में इसे आप कहते हैं गतिरोध होना। गतिरोध हो गया है। अब दो सदनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों? दो सदनों के बीच में गतिरोध हो गया है, यानी कि डेडलॉक हो गया है। तो इस डेडलॉक को दूर करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रपति को हमारे संविधान का आर्टिकल 108, कौन सा? आर्टिकल 108 शक्ति देता है कि वे क्या बुला सकते हैं? वे संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना, यानी कि संयुक्त बैठक को बुलाना भी किसका काम है दोस्तों? तो ये भी राष्ट्रपति महोदय का काम है, अंडर आर्टिकल 108, 108 के तहत। एक शक्ति ये भी है राष्ट्रपति के पास दोस्तों, विधायी शक्तियों में। तीसरी बात करते हो तो तीसरे में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को भी आहूत करते हैं। दोस्तों इस बात को समझिएगा बहुत गौर से। एक होता है संयुक्त बैठक, एक होता है संयुक्त सत्र, जिसे आप कहते हैं ज्वाइंट सेशन। ये ज्वाइंट सिटिंग है। इन बातों को बड़ा स्पष्ट तौर पर समझिए दोस्तों। कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है। 2022 में यूपीपीसीएस ने सवाल पूछ लिया था। हालांकि यूपीपीसीएस ने कुछ गलतियां कर दी थी, आयोग के द्वारा कुछ गलतियां हुई थी हिंदी और इंग्लिश के पेपर में। तो आप लोगों को इन दोनों में बड़ा अंतर स्पष्ट होना चाहिए। एक होता है संयुक्त बैठक, एक होता है संयुक्त सत्र। अगर हम बात करते हैं संयुक्त सत्र की, यानी कि ज्वाइंट सेशन की, तो ज्वाइंट सेशन भी प्रेसिडेंट बुलाते हैं। अब ज्वाइंट सेशन जो है वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 87। आर्टिकल 87 हमारे प्रेसिडेंट को कहता है कि आप जो है ये 2 समय पर, कितने समय पर? 2 समय पर। और ये 2 समय कौन कौन से होंगे दोस्तों? तो ये 2 समय होंगे, पहला प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक, प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक। और दूसरा दोस्तों प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक। दो बातों को बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला है दोस्तों प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, और दूसरा है प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक। जैसे 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसके बाद एक नई लोकसभा बनेगी दोस्तों। तो जब नई लोकसभा बनेगी तो राष्ट्रपति लोकसभा के साथ में राज्यसभा को संयुक्त रूप से क्या करेंगे? उनका सत्र बुलाएंगे, ज्वाइंट सेशन करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। अब यहां पर एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो संबोधन होता है दोस्तों, ये जो एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को, ये उनका व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, ये उनकी कोई पर्सनल स्पीच नहीं होती है दोस्तों। संयुक्त सत्र राष्ट्रपति को करने होते हैं। कब कब? तो आपने कहा सर पहला प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक, या फिर फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी न्यू लोकसभा। और दूसरा दोस्तों क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक। जैसे ही वर्ष शुरू होगा नया, जैसे अभी 2023 चल रहा है, जैसे ही 2024 में हम एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि जनवरी के एंड में राष्ट्रपति क्या करेंगे? लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुला लेंगे और फिर अपना अभिभाषण देंगे, यानी कि उनको एड्रेस करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो वो एड्रेस करते हैं, ये उनका पर्सनल नहीं होता है, ये उनका व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सब क्या है दोस्तों? ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आई है।
पहला आपने कहा सत्र को आहूत करना, यानी कि सेशन को समन करना, उसको प्रोरोगेट करना, खत्म कर देना। दूसरा आपने कहा संयुक्त बैठक, और कब होती है तो मैंने आपको बताया। तो बुलाता कौन है इसको दोस्तों? तो इसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट महोदय। तीसरा आप लोगों ने कहा दोस्तों संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन है ये ज्वाइंट सीटिंग था, ये ज्वाइंट सेशन है अंडर आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति जो है उन पर 2 समय पर दायित्व सौंपे गए हैं। एक तो प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक, और दूसरा दोस्तों प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के पास सूचना भेजने का अधिकार भी है। वो मैसेज भी भेज सकते हैं दोनों सदनों के पास। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट महोदय की, तो प्रेसिडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सब बातों को लिख लिया होगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास सूचना भेजने का अधिकार भी है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास सदनों के पास मैसेज भेजने का अधिकार भी है। मैसेज भेजने का अधिकार भी है हमारे प्रेसिडेंट के पास, और वो है दोस्तों अंडर आर्टिकल नंबर 86। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 85, 86, 87 को बिल्कुल कोरिलेट करते हुए चल रहे होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं तो भूलना नहीं है, हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब अगर बात करें जो दोस्तों मैसेज भेजने का मतलब जो अधिकार दिया गया है, वो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में कोई मुद्दा चल रहा है, जिस पर डिबेट चल रही है, जिस पर बात चल रही है, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, उससे भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो ऐसे में वो उन सदनों को मैसेज के द्वारा सूचित कर सकते हैं, सूचना भेजने का अधिकार, कि भाई आप लोग इस पे भी चर्चा कीजिए, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है, ये भी बहुत पब्लिक जिसे बोलते हैं ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, लोक महत्व का मुद्दा है, अर्जेंट मुद्दा है, आकस्मिक मुद्दा है। तो ये अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल नंबर 86। दोस्तों राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के साथ कुछ विधायी शक्तियां रखता है, तो उन्हीं को आप लोग डील कर रहे हैं। तो जो सूचना भेजने का अधिकार या जो मैसेज भेजने का अधिकार दोस्तों, वो कौन सा है? ये आपका अंडर आर्टिकल 86 है। 86 उनको ये शक्ति देता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ और शक्तियां भी हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 80 की, आर्टिकल 80 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट राज्यसभा में, प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं, यानी कि उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, है ना, समाज सेवा इत्यादि से जुड़े हुए जो अभी सदस्य होंगे, विशिष्ट जिनको अनुभव होगा, व्यवहारिक जिनको अनुभव होगा, तो ऐसे में ऐसे सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में विशिष्ट ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहां पर? राज्यसभा में मनोनीत यानी कि नॉमिनेट कर सकते हैं। अब अगर आप चीजों को यहाँ पर और जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं दोस्तों, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सहायक मतलब उनमें भागीदार नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये आप लोग पॉइंट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर। दूसरी एक और बात, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी कि इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है, तो उस प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया। निर्वाचन करते वक्त केवल निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस चल रहा है तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों की बात हो रही है। ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगली बात करते हैं दोस्तों। अब अभी तो हालांकि आपको पता है दोस्तों, आंग्ल भारतीयों का जो जो मामला है, आंग्ल भारतीयों का जो भी एक तरीके से प्रोविजन था उसे खत्म कर दिया गया है ना, संविधान संशोधन के माध्यम से। पर इसके पहले तक हम बात करें तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 331 हमारे प्रेसिडेंट को इंपावर करता था कि भैया आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है वो 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, एंग्लो इंडियंस को। 2 आंग्ल भारतीयों को प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 331 कहां पर, तो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे। ये भी उनकी पावर्स में आता है दोस्तों। हालांकि अब तो आपको पता है कि आंग्ल भारतीयों का मामला ही खत्म हो गया है। अब ये तो थी कुछ पावर्स जो आपने देखी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ प्रतिवेदन हैं या कुछ रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति कुछ रिपोर्ट्स को दोनों ही सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब दोनों सदन कौन से हैं तो आपको पता है, एक है दोस्तों लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स की चर्चा भी यहाँ पर की जानी चाहिए। और अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की बात करें, और हिंदी में दोस्तों रिपोर्ट्स को कहा जाता है प्रतिवेदन। तो राष्ट्रपति प्रतिवर्ष, मैं कह रहा हूं एवरी ईयर,
एवरी ईयर राष्ट्रपति प्रति वर्ष कुछ रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखते हैं। तो वे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यदि हम करें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो रिपोर्ट में थोड़ा सा ब्लैंक बोर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को ज्यादा सहूलियत रहे। तो यहाँ पर मैं कहूँ दोस्तों आप लोगों से, तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं या कौन कौन से प्रतिवेदन है जो राष्ट्रपति प्रतिवर्ष लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, कौन सा, सबसे पहली बात है आप लोगों का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों तो लिख लीजिए पहला, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसको आप लोग कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, डरना नहीं है, मतलब ये बड़ा शब्द है पर आप इसको जानते हैं, आप इसको बहुत कॉमन नाम में जानते हैं, पर वो कॉमन नाम संविधान में वर्णित नहीं है। वो कॉमन नाम है जो मैं और आप जानते हैं, भारत की बहुत बड़ी जनता जानती है। उसे आप लोग कहते हैं बजट। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको आप लोग कहते हैं बजट। तो बजट का ही जो सही नाम है जो संविधान में वर्णित है वो क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण को अंडर आर्टिकल 112 राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है वो कैग की रिपोर्ट को, जिसे आप लोग जानते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्रतिवर्ष लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष पेश करवाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 151। अब आप कहेंगे सर ये क्या मामला है दोस्तों, देखिए कैग जो है दोस्तों, इस पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही किसी सेशन में, कैग के बारे में जानेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट एक भाई अगर बात करें, एक पद है भारत में, है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस महत्वपूर्ण पद को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी काफी अच्छी इसके बारे में वक्तव्य दिया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे अलग सेशन में। लेकिन आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कैग जो होता है दोस्तों, कैग भारत सरकार का वो अधिकारी है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी खातों की जांच करता है। भारत सरकार और सभी खातों की भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी खातों की जांच करता है। किसी योजना के लिए कितना पैसा लिया, कहां पर खर्च किया, राफेल खरीदा तो कितने में खरीदा, क्या उसी तरीके से खरीदा गया जिस तरीके से खरीदा जाना चाहिए था, क्या उसी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, क्या उन्हीं प्राधिकारियों के द्वारा, क्या उसी अथॉरिटी के द्वारा उसी तरीके से खर्च किया गया जैसे खर्च किया जाना चाहिए था, जैसे जो नियम बनाए गए थे उनके अनुसार किया गया है। तो इन सब की जांच करना कैग का काम है। अब कैग जो है वो केंद्र सरकार और भारत सरकार सभी खातों की जांच करते हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो सौंपते हैं राज्यपाल को। सौंप दिया राष्ट्रपति राज्यपाल को, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को। अब क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति महोदय कैग की इस रिपोर्ट को कहां रखवाते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है कैग की इस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, अब आगे होता यह है कि लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से दोस्तों 7 सदस्य, ये हो गए टोटल कितने, ये हो गए टोटल 22 सदस्य। इन 22 सदस्यों से मिलकर बनती है क्या, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। और अब ये लोक लेखा समिति जो है ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। और जो पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसके जो अध्यक्ष होंगे वो विपक्षी दल से होते हैं, यानी कि अपोजिशन पार्टी से होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों इस चीजों को आप और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारा उद्देश्य है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देखना। तो यहां पर मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो पहला वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को प्रस्तुत करना अंडर आर्टिकल 112। दूसरी बात मैंने आप लोगों से कही है कि भाई कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं अंडर आर्टिकल 151 151। अगली बात, और भी रिपोर्ट है दोस्तों, जैसे रिपोर्ट के तौर पर मैं कहूं तो रिपोर्ट ऑफ एक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस कमीशन है या जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग है दोस्तों, वित्त आयोग की रिपोर्ट को पेश करवाना भी राष्ट्रपति का काम है, प्रतिवर्ष पेश करवाते हैं अंडर आर्टिकल 281। अंडर आर्टिकल व्हाट, अंडर आर्टिकल 281। इन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि जो लगातार यूपीएससी देख रहे होंगे, दे रहे होंगे या एस्पिरेंट होंगे, तो वे इन बातों को जानते होंगे कि इन सब चीजों से सवाल बहुत सारे बनते हैं, इन सभी टॉपिक से सवाल बने हैं। अब ऐसा नहीं कि ये सब टॉपिक यहीं खत्म हो जाने हैं, इन सब टॉपिक्स को हम लोग विस्तार से सेशंस में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आज जो उद्देश्य है वो तो विधायी शक्तियां हैं, मैंने आपसे पहले कहा दोस्तों, जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये 3 आपने लिख लिया। वित्त आयोग की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति रखवाते हैं अंडर आर्टिकल 281। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों आगे, तो यहां पर रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है दोस्तों,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है ये भी राष्ट्रपति रखवाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 323। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो नेशनल कमीशन फॉर आपका शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 338, जो एक तरीके से कहा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के समक्ष पेश कराते हैं हर साल अंडर आर्टिकल 338। आप जब नेशनल शेड्यूल कास्ट की बात हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको याद आ रहा होगा शेड्यूल ट्राइब भी होना चाहिए सर। तो यहाँ पर अगला जो पोर्शन होना है वो क्या है, अगला जो रिपोर्ट है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति पेश कराते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 338 ए, 338 ए। और अभी आपको याद होगा दोस्तों एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, जो अभी हाल ही में 2019 में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, याद है ना आपको, उसको कहां जोड़ा गया है, उसको जोड़ा गया है 338 क्लॉज बी में। तो अगर आप लोग कोर सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ लेंगे तो दोस्तों कुछ और नहीं, जो करंट अफेयर्स है वो उसी का क्या है, वो उसी का अपडेशन है। तो आप कोर समझ लीजिए, जब करंट होगा तो आप उसको ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा दोस्तों ये सब रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति प्रतिवर्ष यानी कि एवरी ईयर प्रेजेंट लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपके सामने आर्टिकल्स भी लिख दिए हैं, कई प्रकार के सवाल यहीं से बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए यहाँ पर ये आपकी रिपोर्ट्स हो गई, ये अभी जो आपने 6 रिपोर्ट्स लिखी हैं, ये राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रतिवर्ष लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष पेश करते हैं। इसके अलावा भी कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जो पढ़ रहे थे, आगे अगर बात करें सातवीं शक्ति की, ये रिपोर्ट्स नहीं है, अब रिपोर्ट आपकी हो चुकी है। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं, सातवां जो पॉइंट आप डालेंगे वो क्या डालने वाले हैं, सातवां पॉइंट है दोस्तों आप लोगों का कि अध्यादेश जारी करना जो है, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। तो अध्यादेश जारी करना दोस्तों ये क्या होगा, तो ये होगा आपका अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल नंबर 123। मैंने आपसे क्या कहा, अभी हाल ही में यूपीएससी ने 2022 मेंस में राज्यपाल के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था अध्यादेश को लेकर। तो बहुत अंतर नहीं दोस्तों, बहुत अंतर क्या है, बस यही है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद जिन विषयों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है उन पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्य का विधानमंडल जिन विषयों पर कानून बनाने में सक्षम है उन पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करना भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा भी आप लोग कुछ बातों को देखते हैं कि कोई विधेयक कानून कब बनता है, तो आपको ये बात पता ही है कि कोई विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात। मैंने अभी आपसे कहा था कि भारत में कानून कैसे बनता है दोस्तों, भारत में कानून बनता है जब कोई बिल किसी एक सदन से पास होकर अगले सदन के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब प्रेसिडेंट उसे अपनी सहमति देते हैं तब वो जाकर क्या बनता है, तब वो जाकर बनता है एक्ट या फिर कानून। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अध्यादेश भी क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। मैंने अभी आपसे कहा था दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ कुछ विधायी शक्तियां भी रखता है। तो ये सब आप वही चीजें देख रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि वो विधेयक कोई कानून कब बनेगा, तो राष्ट्रपति की सहमति पाने के पश्चात। अच्छा कुछ एक विधेयक दोस्तों ऐसे भी होते हैं, आप लोग जो पॉलिटी की क्लास होंगी आपने आप उन क्लासेस में इस बात को देखेंगे, कुछ विधेयक इस प्रकार के होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही वो विधेयक पेश किए जाते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही वो पेश किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं है तो फिर उन्हें पेश नहीं किया जाएगा, पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाएगी, उसके बाद उन्हें सदन में पेश किया जाएगा। जैसे आप बात करते हैं आर्टिकल 3 की, नए राज्यों के गठन की, राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन जो बात करता है, नए राज्यों का गठन करना एक या एक से अधिक राज्यों से, राज्यों की सीमाओं को चेंज करना, राज्यों के नाम में चेंज करना, ये सब जो ऐसे जो विधेयक हैं जो आर्टिकल 3 के तहत आते हैं। आर्टिकल 3 आप सेपरेटली पढ़ने वाले हैं भाग 1 पढ़ते वक्त, वहां आप इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आर्टिकल 3 के तहत कोई विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। वित्त विधेयक प्रकार 1 है, ये भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। अच्छा ये सवाल तो अभी यूपीएससी 2023 ने पूछा है प्रीलिम्स में, यूपीएससी 2023 ने इस सवाल को तो प्रीलिम्स में पूछा है आप लोगों से 2023 में ही। दोस्तों आपकी कोई कक्षा ऐसी नहीं होगी, चाहे वो आपकी लाइव क्लास हो जो मैं ले रहा हूं, चाहे वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास हो, जिससे आप लोगों को यूपीएससी में सवाल देखने को ना मिले हों और आपको सवाल देखने को ना मिले। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ में लगातार लगे हुए हैं, तो एक भी सवाल आपकी कक्षा से बाहर का नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं दोस्तों पुनः कहता हूं, जब मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल करता हूं इसका मतलब ही हो गया कि मैं ज्यादा प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा ये सब टॉपिक्स हम लोग आगे देखेंगे आपकी जो रेगुलर कक्षाएं होंगी उनमें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं।
इन आर्टिकल्स पे हम चर्चा करेंगे आपकी रेगुलर क्लासेस में, जो आर्टिकल्स आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो एक बहुत ही खास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि जो पाथफाइंडर अनअकैडमी है, पाथफाइंडर की ओर से, अच्छा यहाँ पर उसके पहले दोस्तों पॉलिटी, नो योर पॉलिटी बैच दोस्तों आ चुका है। और नो योर पॉलिटी बैच, यही बैच नहीं है, सीरीज है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है, सवेरे 10 बजे होती है। सोमवार से ये सीरीज शुरू होने वाली है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज को पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें आप लोगों के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। चाहे वो संसदीय व्यवस्था की बात करें, चाहे संघीय व्यवस्था की बात करें, चाहे पावरफुल सेंटर की बात करें, जो भी फंडामेंटल्स है हमारी राज व्यवस्था के, वो सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। उसके बाद आप लोग बहुत ही सहज हो जाएंगे आपकी इंडियन पॉलिटी में। आप उसके बाद चीजों को आगे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ अगर मैं बात करूं तो हिंदी माध्यम के लिए फुली डेडिकेटेड बैच फॉर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए फुली डेडिकेटेड बैच जिसे बोलते हैं प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए बैच दोस्तों लॉन्च हो चुका है। इसका नाम है बोध बैच। इस बोध बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। इस बोध बैच में बहुत ही शानदार फैकल्टीज, देश के सर्वश्रेष्ठ जाने माने फैकल्टीज हैं। दीपक सर हैं, उसमें मैं भी हूँ, साथ में अमित सर हैं, साथ में इम्तियाज सर हैं, बाकी और हमारी पूरी टीम है, जो आपके साथ में न केवल आपको पढ़ाएगी, आपका मेंटरशिप भी करेगी दोस्तों, और आप लोगों को आपकी सफलता तक पहुंचाने का काम भी करने वाले हैं। और अगर आप बात करेंगे फीस की दोस्तों, तो फीस यहाँ केवल कितनी है, यहाँ पर फीस केवल 7,999 है, जो अपने आप में एक शुल्क, एक न्यूनतम शुल्क के तौर पर लिया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है दोस्तों घर घर तक उच्च, एक अच्छी शिक्षा जिसे कहते हैं, उसको एक तरीके से बहुत न्यूनतम शुल्क लेकर पहुंचाना। ठीक है, तो अगर बात करें इसके बाद, तो आप लोगों के लिए बोध बैच, ये केवल हिंदी मीडियम के लिए बैच दोस्तों। और अगर बात करें अग्निपथ बैच है, अग्निपथ बैच हमारा 3 जुलाई से यानी कि परसों से शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को भी फिर से अगेन ये आपका इंग्लिश बैच होगा, मतलब हिंदी प्लस में अंग्रेजी बैच होगा। इसमें पीछे जो स्लाइड्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी और जो टीचर बोल रहे होंगे वो हिंदी में होंगे। बाकी जो अंग्रेजी वाले छात्र हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि टीचर आपके दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे, आपसे दोनों ही लैंग्वेज में वो इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये अग्निपथ बैच है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बैच है। ये इंग्लिश बैच है। बोध बैच जो है वो पूरा का पूरा हिंदी बैच है, पूरी तरीके से वो हिंदी छात्रों को डेडिकेटेड है। यदि हम बात करें यहाँ पर आप लोगों का समुद्र मंथन फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों, फ्री एमसीक्यू बेस्ड फॉर द यूपीसी सीएससी, जो आपको 50 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें तो आपको जरूर से जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, उन बैचेस में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन को एक बेहतर शेप मिले, तो आप अपनी सफलता के अपनी सफलता को पाएं, उसके लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व करें अपने आप को। सबका मतलब यह है कि अगर आप हिंदी माध्यम के, तो आपको बोध बैच में से जुड़ना चाहिए। अगर आप लोग छात्र हैं इंग्लिश वाले, जो थोड़ा सा अंग्रेजी चाहते हैं, थोड़ा हिंदी चाहते हैं, तो भी आप लोग अग्निपथ बैच से जुड़ सकते हैं, जो 3 जुलाई से लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर आपका समुद्र मंथन जो है ये फ्री टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप लोगों को 50 एमसीक्यूज दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बात की जाए 60 मिनट का समय होगा, लैंग्वेज आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी। ये 2 जुलाई से यानी कि कल से शुरू होने वाला है, 10:30 बजे सवेरे। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, अपने आपको करना ही चाहिए। ज्योग्राफी ऑप्शन दोस्तों लॉन्च हो चुका है फॉर यूपीएससी सीएससी 2024। इसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, अमित को सर के द्वारा ये लॉन्च किया गया, बहुत ही शानदार फैकल्टी है, एक्स आईआरएस है। तो ये आपके साथ ज्योग्राफी डील करेंगे दोस्तों। इसकी फीस अगर बात करें तो यहाँ पर ये मात्र इनका जो फीस है वो 7,999 है, 7,999 इनकी फीस है। और बहुत ही मैंने कहा लाजमी, बहुत ही एक वाजिब फीस के तौर पर इसको लिया जा रहा है, न्यूनतम शुल्क के तौर पर इसको लिया जा रहा है। यहाँ दोस्तों बात करें, यहाँ पर सी सेट है दोस्तों, सी सेट का अपना एक पर्टिकुलर बैच है, 2499 में आपका ये बैच मिलेगा, मतलब 2500 रुपए के लगभग ये बैच है आप लोगों का। लगभग क्या मतलब दोस्तों, उतना ही है मतलब, है ना। तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे जो टॉपर्स हैं, कनिका गोयल जी, ऑल इंडिया रैंक 9 है, स्मृति मिश्रा जी हैं, राहुल श्रीवास्तव जी हैं, ये सब इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। आप भी दोस्तों इस लेवल तक पहुंचे और अपने आप के जीवन को सफल बनाएं, ऐसी मनोकामना करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।